गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एस स्टडी 61 पर। आज हम लोग जो है कि अधिगम के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम किस तरह से जो है कि बालक को कराया जाता है, अधिगम की के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आज हम लोग सिद्धांत के अनुरूप देख लेते हैं कि अधिगम किस तरह से जो है कि अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि इस सीटेट का क्लास है, सीटेट में जो है कि विशेष रूप से आपके जो है कि सिद्धांत का आधार बनाता है, लेकिन सिद्धांत के नामों के बारे में नहीं पूछता। लेकिन हम लोग उसी सिद्धांत के आधार को यानी कंटेंट को देखते हुए शिक्षण की पेडागाजी में जो है कि इसको सम्मिलित करेंगे। विशेष तौर से जो है कि हम लोग शिक्षण या शैक्षिक महत्व को ही पढ़ेंगे, बस केवल जो है कि मनोवैज्ञानिकों का चर्चा करते हुए, क्योंकि ये आपकी स्पेशल क्लास सीटेट की है। बाकी अन्य विषय का भी हम आपको जो है कि वीडियो और पीडीएफ के साथ जो है कि प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम लोग जो है कि सीडीपी को कंप्लीट कर देते हैं। सीडीपी के पोर्शन में आज हम लोग देख लेते हैं कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, जो अधिगम के सिद्धांत हैं यह दो भागों में बांटा गया है। एक है व्यवहारवादी, एक है व्यवहारवादी और दूसरा है संज्ञानवादी। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। व्यवहारवादी क्या है कि इस व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। थार्नडाइक आते हैं, पावलोव आते हैं, इसके बाद स्किनर आते हैं कि ये व्यवहारवादी हैं। स्किनर आते हैं, क्लार्क हल आते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लार्क हल आते हैं। आने के लिए तो और भी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जिस सिलेबस में जिसके आधार पर चीज़ों को जो है कि दिया हुआ है उसी के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। बाकी जे बी वाटसन वगैरह तो सभी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद संज्ञानवादी में कौन कौन से आते हैं। संज्ञानवादी में जो है कि गेस्टाल्टवाद आते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसमें जो है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में हम लोग देख लेते हैं कोहलर एवं कोफ्का ये आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके वर्दिमर आ जाते हैं, मैक्स वर्दिमर आ जाते हैं। जीन पियाजे भी आ जाते हैं आपके, जो जीन पियाजे की थ्योरी में आपको पढ़ा रखा हूँ। यदि देखा जाए तो जीन पियाजे ना तो संज्ञानवादी हैं और ना ही जो है कि व्यवहारवादी हैं। जीन पियाजे ना तो संज्ञानवादी हैं ना व्यवहारवादी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इनको जो है कि इनको रखा जाता है संज्ञानवादी में। इसके बाद बंडूरा का जो सिद्धांत है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, वो भी जो एक संज्ञानवादी में आ जाता है। वाइगोत्स्की भी हमारे आ जाते हैं। वाइगोत्स्की को भी हम लोग रख लेते हैं कि वाइगोत्स्की भी संज्ञानवादी हैं। इस तरह से जो है कि ये मनोवैज्ञानिक जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यवहारवादी की विशेषताएं हैं, विशेषताओं के आधार पर हम लोग चर्चा कर देते हैं कि व्यवहारवादी की विशेषताओं के आधार पर चर्चा कर देते हैं कि व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम है यह अधिगम पशु और मानव दोनों करते हैं। यह अधिगम पशु और मानव दोनों करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि पशु और मानव दोनों करते हैं, तो व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम है यह अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे होती है। जब धीरे धीरे होती है तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहते हैं कि जो अधिगम है यह अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम जो है कि किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर।
विशेष रूप से किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर आधारित होता है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अभ्यास पर आधारित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम यंत्रवत होता है। ये कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम यंत्रवत होता है। अधिगम यंत्रवत होता है। यंत्र मतलब यांत्रिक तरीके से व्यक्ति सीखता है, अभ्यास के माध्यम से सीखता है। कि अभ्यास को जो चीज़ें सीखनी होती है एक व्यवस्थित या क्रम रूप में या यांत्रिक तरीके से सीखता है, जिससे जो है कि अधिगम क्या हो? अस्थायी हो। इसके बाद देख लेते हैं कि अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है, धीरे धीरे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहारवादी कहते हैं कि अधिगम में समय लगता है। अधिगम में समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। भाई जिसमें अभ्यास करना होगा तो व्यक्ति अभ्यास तब तक करेगा जब तक कि वह सीख न पाए। जब तक कि वह सीख न पाए तब तक वह अधिगम करेगा, अभ्यास करेगा। इसलिए अधिगम में क्या होता है? समय लगता है। संज्ञानवादी में देख लेते हैं कि संज्ञानवादी क्या क्या कहते हैं। संज्ञानवादी कहते हैं इसके आधार पर कि अधिगम केवल मानव करता है। संज्ञानवादी कहते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम केवल मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। अधिगम केवल मानव करता है। इसके बाद अधिगम केवल मानव करता है। यहाँ पर कहते हैं व्यवहारवादी की अधिगम धीरे धीरे होता है, लेकिन संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम केवल मानव करता है। तो अधिगम अचानक होता है। अधिगम धीरे धीरे ना होकर के अधिगम क्या होता है? अचानक होता है। अधिगम अचानक होता है। अधिगम अचानक होता है। और ये कहते हैं कि अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है, लेकिन ये कहते हैं कि अधिगम, संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम किसी समस्या के दौरान उसका समाधान करने के उपरांत होता है। यानी किसी समस्या के दौरान होता है। किसी समस्या के दौरान होता है, या यानी कि समस्या उत्पन्न होने पर अधिगम होता है। यानी जब व्यक्ति के समस्या उत्पन्न होती है तभी जाकर के वह कोई न कोई प्रक्रिया करता है, यानी अधिगम करता है। और उसका अधिगम जो है कि उसके अनुरूप होता है जिस प्रकार की समस्या होती है। ये अधिगम समस्या के दौरान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम समस्या के दौरान होता है। तो अधिगम में तर्क सम्मिलित होता है, चिंतन सम्मिलित होता है, बुद्धि सम्मिलित होता है। अधिगम में प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित होता है। प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित होता है। यानी कि अधिगम में प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित होता है, अधिगम में संवेदना सम्मिलित होती है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए तर्क, चिंतन, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और संवेदना की क्या होती है? ज़रूरत होती है। और यह सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? केवल मानव में पाई जाती है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, जो अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, जो संवेदनाओं के आधार पर क्रिया कर सकता है। यानी कि इस प्रकार के जो है कि अधिगम जो है कि संज्ञानवादी और व्यवहारवादी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हम लोग थॉर्नडाइक को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम लोग जो है कि सीटेट के पेडागाजी के आधार पर जो है कि इसको देखते हुए चलेंगे कि ये जो शिक्षण में जो है कि सिद्धांत किसके आधार पर जोड़ के पूछता है और शैक्षिक दृष्टि से किस प्रकार के यह सिद्धांत जो है कि महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं, या इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण में कैसे किया जाता है, ये जो है कि सीटेट में जो है कि जोड़ करके पूछता है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला सिद्धांत देख लेते हैं थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत या सीखने का नियम, सीखने का सिद्धांत या सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का सिद्धांत या सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड जी थॉर्नडाइक।
थार्नडाइक ने दिया। इन्होंने अपने मनोविज्ञान की किताब शिक्षा मनोविज्ञान की किताब में सीखने के नियम को प्रदर्शित किया है, बताया है कि व्यक्ति किस तरह से सीखता है, और उसी में उन्होंने प्रयोग के आधार पर बिजली पर भी प्रयोग करके बताया है। इसीलिए जो है कि थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, या आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थार्नडाइक ने सीखने के नियम में या सीखने का सिद्धांत में इन्होंने जो है कि प्रयोग किया था, और वह प्रयोग जो है कि बिल्ली पर किया था। वह प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक जो है कि इस प्रकार से पिंजरा देते हैं, जो चारों तरफ से क्या होते हैं, पिंजरे जो है कि बंद होते हैं, और इस पिंजरे में एक जो है कि इस तरह से जो है कि दरवाज़ा लगा रहता है, और इस दरवाजे में इस प्रकार की ऐसे कुंडी लगी रहती है। कुंडी या लीवर कहिए, लीवर या कुंडी, इस प्रकार से कुंडी लगी रहती है, जिसके दबने से ये दरवाज़ा क्या करता है? खुलता है। और इसी में एक जो है कि भूखी बिल्ली को कैद करके रखते हैं। इसी में जो है कि एक भूखी बिल्ली को क्या करते हैं? कैद करके रखते हैं। बिल्ली समझिएगा, ये बिल्ली है। भूखी बिल्ली को क्या करते हैं? कैद करके रखते हैं। यानी कि भूखी बिल्ली को कैद करके रखते हैं। यह भूखी बिल्ली को कैद करके रखते हैं, और इस पिंजरे के बाहर यहाँ पर एक जो है कि मछली का टुकड़ा, वह भी मछली कैसी होती है? मृत मछली होती है। मछली का टुकड़ा जो है कि उसके समक्ष भोजन के रूप में रख देते हैं। अब होता क्या है कि यह बिल्ली जो है कि भूखी रहती है। यह बिल्ली क्या रहती है? भूखी रहती है, और भूखी रहती है तो यह मछली के टुकड़े को देखकर, यानी कि भोजन को देख करके इस पिंजरे में उछल कूद करती है। जब उछल कूद करती है तो उछल कूद करने के दौरान एक बार अचानक उसका पैर इस लीवर या कुंडी पर पड़ जाता है, और दरवाज़ा क्या हो जाता है? खुल जाता है। दरवाज़ा खुल जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है, भोजन को प्राप्त करती है। भोजन को खाने के बाद इसके बाद थार्नडाइक क्या करते हैं कि बिल्ली को फिर उठाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर बिल्ली जो है कि इसी तरह उछल कूद करती है। उछल कूद करने के बाद फिर उसका पैर जो है कि इस पर पड़ता है, लीवर पर, बाहर निकलती है, भोजन को प्राप्त करती है, मछली को खाती है, भूख को शांत करती है। यानी कि यह प्रक्रिया 100-200 बार थार्नडाइक करते हैं। 100-200 बार थार्नडाइक करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, यह बिल्ली धीरे धीरे यह सीख जाती है कि हमें इधर उधर कूदने की बजाय, इधर उधर पंजे मारने की बजाय हमें जो है कि इस लीवर पर पैर मारना चाहिए, जिससे कि यह दरवाज़ा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और हम बाहर निकल सकते हैं। तो बिल्ली इस तरह से क्या करती है? सीख लेती है। तब इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया। इस सीखने के सिद्धांत में उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया। कौन सा नाम दिया? देख लेते हैं। जैसे बिल्ली कई बार प्रयास की, तब जाकर के इस लीवर पर इसका पैर पड़ता है और दरवाजा खुलता है। फिर इसके बाद फिर डाले, फिर प्रयास की। इसका मतलब बिल्ली एक प्रयास के बाद, 2 प्रयास के बाद, 3 प्रयास के बाद भूल जाती थी। थार्नडाइक की बिल्ली क्या थी? भुलक्कड़ थी, भूल जाती थी कि दरवाजा कैसे खुल रहा है। इसीलिए थार्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत का नाम प्रयत्न एवं भूल केस का सिद्धांत का नाम दिया। इसीलिए थार्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत का नाम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का नाम दिया है। इसके बाद यह कई बार प्रयास की। तो क्यों प्रयास की? भोजन को देख करके प्रयास की। भोजन को देख करके बिल्ली क्या करती थी? उछल कूद करती थी। यह बिल्ली क्या करती थी? उछल कूद करती थी। उछल कूद करती थी। तो इस भोजन को थार्नडाइक ने उद्दीपक बता दिया। और जो उछल कूद करती थी, इसी उछल कूद की प्रक्रिया को थार्नडाइक ने क्या बता दिया? अनुक्रिया बता दिया। तो इसी यानी कि थार्नडाइक ने यह भी कहा कि
जिस प्रकार का उद्दीपक होता है उसी प्रकार की अनुक्रिया होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्ली भले ही भूखी थी, यदि मछली का टुकड़ा ना होता, यहाँ पर कोई सोना चांदी या ईंट पत्थर रखा जाता, तो क्या बिल्ली उसको देख करके उत्तेजित होती या उछल कूद करती? नहीं करती ना। लेकिन मछली का टुकड़ा था, इसलिए बिल्ली उसको देखकर उछल कूद करती थी कि हम उसे खा करके अपने भोजन को शांत कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विशिष्ट उद्दीपक उपरांत विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया होती है, यानी जिस प्रकार का उद्दीपक होता है उसी प्रकार की अनुक्रिया होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थार्नडाइक के इस सिद्धांत का नाम पड़ा उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत लिख सकते हैं हम लोग, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ, इस उद्दीपक को स्टिमुलस, इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, और इस अनुक्रिया को इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहते हैं। इसीलिए हम लोग इंग्लिश में इसे SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसीलिए बिल्ली कई अभ्यास के बाद यह सीखी कि हमें पैर कहाँ मारना है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम लोग अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली अनेक प्रकार की त्रुटि की, अनेक प्रकार के अभ्यास के दौरान अनेक प्रकार की त्रुटि की, इसलिए इस सिद्धांत को अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, बिल्ली जब अनेक प्रकार के अभ्यास कर रही थी तो इसका पैर अचानक संयोगवश इस लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। तो इसका मतलब थार्नडाइक ये कहते हैं कि अभ्यास के दौरान व्यक्ति के संयोगवश भी अधिगम की प्राप्ति हो जाती है या उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, या प्राणी जो है कि अधिगम करना सीख जाता है। तो संयोगवश उसका पैर उस पर पड़ा था, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम जो है कि थार्नडाइक ने संयोजनवाद का सिद्धांत के नाम से भी बताया, संयोगवाद के सिद्धांत का नाम भी बताया और संयोजनवाद के सिद्धांत का भी नाम बताया। मतलब इस तरह से उन्होंने अपने इस प्रयोग के आधार पर इस तरह से सिद्धांतों की नाम के उपनाम की क्या होती है, चर्चा हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर थार्नडाइक ने जो नियम दिए, मुख्य और गौण, दो प्रकार के नियम दिए, एक मुख्य और गौण। तो उन मुख्य और गौण नियमों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस मुख्य और गौण नियमों की हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले क्या होता है, पहले पढ़ाने के लिए लोग मुख्य और गौण नियम को पढ़ाते हैं, लेकिन नियमतः देखा जाए तो थार्नडाइक पहले प्रयोग किए, तब तो उन्होंने अपने सिद्धांत में जो नियम दिए तब उसके बाद नियम दिए। अब ऐसा नहीं कि पहले नियम दिए तब इसके बाद प्रयोग किए। उस प्रयोग करने से रिस्पांस क्या निकलता है, उस रिस्पांस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे चर्चा कर लेते हैं कि जो सीखने का नियम है, थार्नडाइक का सीखने का जो नियम है, ये सीखने का नियम दो रूपों में विभाजित है। सीखने का नियम दो रूपों में विभाजित है, दो रूपों में वर्गीकृत है, विभाजित है, विभाजित है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है मुख्य नियम नंबर एक है मुख्य नियम, और एक है गौण नियम। कभी कभी द्वितीयक भी देता है। एक है मुख्य नियम और एक है गौण नियम, है ना। देख लेते हैं हम लोग कि मुख्य नियम में देख लेते हैं कि मुख्य नियम में थार्नडाइक ने तीन प्रकार के नियम बताए हैं। नंबर एक तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है थार्नडाइक के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति अधिगम के दौरान
स्वयं से तत्पर नहीं होगा तो वह प्राणी जो है कि अधिगम की प्रक्रिया नहीं कर सकता। हमें कोई चीज़ सीखना है, सिंपल सी बात, हमें कोई चीज़ सीखना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए हम इस तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। कि हमें, सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए हमें कोई कार्य करना होता है या कहीं जाना होता है तो उसके लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ती है ना, ऐसे अचानक से तो चले नहीं जाते हैं। तैयारी करनी पड़ती है कि हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर क्या करना है, किस तरह से करना है, कितने देर रहना है, हम वहाँ पर किस लिए जा रहे हैं, अनावश्यक तो जाएंगे नहीं, किस लिए जा रहे हैं, तो जिस लिए जा रहे हैं तो उसके उपरांत हम उस विषय वस्तु के उपरांत हम तैयार होकर के जाते हैं और उसी के उपरांत जो है कि हम जो है कि क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, जैसे एक अध्यापक घर से विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है तो उसके लिए वो तत्पर होगा कि हम विद्यालय जा रहे हैं तो बालकों को किस लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए जाए तो किस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे, तो उस विषय वस्तु के उपरांत क्या करता है अध्यापक, तैयारी बनाता है कि कैसे पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना, किस तरह से बनाना है। तो वह अध्यापक उसके उपरांत जब तैयारी बना लेता है तो तैयारी बनाता है तो कक्षा में जाता है तो उसी तैयारी के अनुरूप बालकों को सिखाता है तो बालक भली भांति उसे सीख पाता है। यदि अध्यापक उसको सिखाने के लिए किसी प्रकार की तैयारी बनाया ही नहीं और ऐसे ही चलाया तो बताइए बालक को अध्यापक कितना सिखा पाएगा। इसीलिए यह कहता है, तत्परता का नियम यह कहता है कि, यह तैयारी का नियम यह कहता है कि किसी भी अधिगम प्रक्रिया को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं से तैयार होना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम की प्रक्रिया में स्वयं से तैयारी करना, स्वयं से तैयारी बनाना क्या कहा जाता है, तत्परता का नियम कहा जाता है। यानी कि थांडाई का एक कोटेशन भी आता है, एक थाट भी आता है कि एक आदमी, अरे 10 आदमी एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन 20 आदमी मिलकर उसे जो है कि पानी नहीं पिला सकते। मतलब कि जब तक कोई जो है कि तैयार नहीं होगा सीखने के लिए, तब तक कोई जो है कि उसे अधिगम नहीं करा सकता या कोई प्रक्रिया नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ें देते हैं अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। यह अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है, देखिए बिजली भी कई बार अभ्यास की, लेकिन जितनी बार अभ्यास की तो अभ्यास के दौरान वह अपनी त्रुटियों को क्या की, कम की। केवल यहाँ अभ्यास से मतलब नहीं है, ख्याल रहे कि अभ्यास करने से अधिगम होता है। क्योंकि देखिए हम लोग डेली विद्यालय गए होंगे, बचपन में हम लोग प्राइमरी विद्यालय में या प्राथमिक विद्यालय में जब हमारी शिक्षा दीक्षा हुई होगी तो हम प्राथमिक विद्यालय में डेली जाते थे, डेली हमें जो है कि प्रार्थना कराई जाती थी, लेकिन प्रार्थना की प्रक्रिया हमें हमेशा याद नहीं होती थी, सभी को याद नहीं होती थी। क्यों? जिसको याद करना था वही याद करता था, मतलब जिसको प्रेयर करना था वही याद करता था, बाकी लोग को प्रार्थना नहीं आती थी। ऐसा क्यों? अभ्यास तो डेली था लेकिन याद उतने ही लोगों को था जिनको प्रेयर करवाना था। तो उसी तरह ये अभ्यास का नियम ये कहता है कि प्राणी जितना अभ्यास करता है, प्राणी जितना भी अभ्यास करता है, उस अभ्यास के दौरान जो उसमें त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को कम करते जाता है और धीरे धीरे वह अधिगम अस्थायी बना देता है। तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि बिना अभ्यास के कोई भी अधिगम नहीं होता और अभ्यास की चीज़ें दो रूपों में होती है। एक होता है उपयोगिता का नियम, एक उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का नियम। दूसरा उन्होंने बताया अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम। देखिए इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। अभ्यास के नियम में थांडाइक ने दो नियम बताया था, संशोधन किया था उन्होंने 1930 में, कि उपयोगिता का नियम ये कहता है कि जो चीज़ें हमारे अनुभव में होती हैं, यानी कि जो व्यक्ति के अभ्यास में होती है, जो चीज़ें व्यक्ति के अभ्यास में होती हैं, अभ्यास या प्रयोग में रहती हैं, प्रयोग में रहती हैं,
उसका अनुभव बना रहता है, उसका अनुभव बना रहता है, उसका अनुभव बना रहता है। जैसे जैसे हम क ख ग घ ए बी सी डी बचपन से जो है कि पढ़े हैं और आज तक भी उसका प्रयोग हम जो है कहीं लिखने में, पढ़ने में, मोबाइल में, अन्य जगह कर रहे हैं, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग बना हुआ है। बचपन में हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, आज जो है कि छूट गया है तो नहीं कर पाते हैं, तो वह अनुपयोगिता में हो जाता है। जो है कि हम हाई स्कूल इंटर तक यदि कोई व्यक्ति जो है कि गणित पढ़ के छोड़ दिया है, 4 साल के बाद गणित के अभ्यास की चीज़ें उसके जो है कि ज्ञान से परे हो जाती हैं, वो चीज़ें उसके अनुभव से दूर हो जाती हैं। यदि प्रयोग में होती तो उसका अनुभव बना रहता। तो यही कहता है अनुपयोगिता का नियम, यही कहता है कि अनुपयोगिता का नियम यही कहता है कि जो चीज़ें अनुभव में नहीं होती हैं, जो चीज़ें व्यक्ति के अभ्यास में नहीं होती हैं, जो अभ्यास में, लिख सकते हैं कि जो अभ्यास में नहीं होती हैं, उसका अनुभव या वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दो चीज़ें। तीसरी बातें हम लोग देख लेते हैं, तीसरा सिद्धांत देख लेते हैं कि प्रभाव का नियम। तीसरा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि अधिगम के दौरान, अधिगम की प्रक्रिया ऐसी होती है जो बालक को प्रभावित करती है, व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसका प्रभावित दो रूपों में, एक सरल एक कठिन, संतोष असंतोष। यदि जिसका प्रभाव संतोषजनक होगा तो उस अभ्यास की पुनरावृत्ति, अधिगम की पुनरावृत्ति प्राणी बार बार करेगा, और जिसका प्रभाव असंतोषजनक होगा उसके पुनरावृत्ति प्राणी नहीं करना चाहता है। जो चीज़ें कठिन होती हैं तो प्राणी उसे नहीं करना चाहता, जो चीज़ें सरल होती हैं तो प्राणी उसकी पुनरावृत्ति बार बार करता है। तो उसका प्रभाव किस रूप में पड़ता है, यानी कि उसका प्रभाव यदि संतोष में है, यदि प्राणी को उस कार्य करने में संतोष होता है तो उसकी अनुक्रिया या उसकी पुनरावृत्ति प्राणी जो है कि बार बार करता है। और जो चीज़ें असंतोष में होती हैं, जो चीज़ें असंतोष में होती है उसकी पुनरावृत्ति प्राणी नहीं करता, उसकी पुनरावृत्ति प्राणी नहीं करता। ये चीज़ें हो जाती हैं मुख्य नियम से। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं गौण नियम। गौण नियम में देख लेते हैं हम लोग, गौण नियम में क्या क्या है नियम है। पहला नंबर पर देख लेते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम ये कहता है कि प्राणी अधिगम के दौरान अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। एक ही अनुक्रिया के दौरान तो कोई प्राणी सीखता नहीं, तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करके अधिगम को प्राप्त करता है, अनुबंधन को मजबूत करता है। यानी कि बहुत सारी अनुक्रियाएं करना, यानी कि अधिगम के दौरान एक से अधिक अनुक्रिया करना, अधिगम के दौरान बहुत सारी अनुक्रियाएं करना, बहुत सी अनुक्रिया करना। एक ही प्रकार की क्रिया करके तो कोई प्राणी सीखता नहीं। जैसे बिजली बहुत सारी अनुक्रिया की, आते आते वो क्या करिए सीख लिए। प्रत्येक व्यक्ति बिना त्रुटि के नहीं सीखता, कब? बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा तब। उसमें जो चीज़ें उसको सरल होंगी वो सरल क्रिया को अपनाता है, जो चीज़ें कठिन होंगी उसको छोड़ देता है, सरलता से उसे करता है। जो असंतोषजनक प्राप्त करती हैं उसको छोड़कर संतोषजनक वाली क्रिया करता है। यानी बहुत सारी क्रियाओं करने के बाद इसके बाद दूसरे नंबर पर देख लेते हैं, दूसरे नंबर पर दे देता है, दूसरे नंबर पर है मानसिकता का नियम। मानसिकता का नियम या मानसिक क्रिया का नियम, मानसिक क्रिया का नियम। देखिए जो मानसिक क्रिया का नियम है और ये जो तत्परता का नियम है, ये तत्परता का नियम और मानसिक क्रिया का नियम
सेम एक जैसा मिलता जुलता है। लेकिन मानसिक क्रिया का नियम ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना भी क्या है, जरूरी है। स्वतः या अपने आप से तैयार होता है वो अलग की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार होना भी क्या है, जरूरी है। यदि जो कार्य हमें सीखना है उस सीखने में हम अपना मन नहीं लगाएंगे तो वह कार्य हम कैसे सीख पाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक है, एक जो है कि इसके आधार पर एक भाटिया हैं, भाटिया मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होना युद्ध में आधा विजय प्राप्त करने के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमारा अधिगम जो है कि पूर्ण रूप से सफल होता है। जैसे आप अनेक प्रकार के चैनलों से, किताबों से पढ़ रहे हैं, यदि आप ये केवल मानसिक रूप से बना दें कि हम STD 61 पर ही पढ़ेंगे और इसी पर हमें सारा मैटर मिल रहा है और सारी चीज़ें एक तरफ से PDF सहित मिल रही हैं, तो क्यों ना हम इसी से पढ़ करके परीक्षा को जो अच्छे से क्वालिफाइड कर लें। यदि आपकी मानसिकता बनी रहेगी इसके आधार पर तो जो आप क्या कर देंगे, आप जो है कि सीटेट को अच्छे से क्वालिफाइड कर देंगे। और यदि आपकी मानसिकता अगर नहीं बनती है तो आप अनेक प्रकार की क्रियाएं करेंगे, अनेक जगह अनेक प्रकार की चीज़ों को पढ़ेंगे, अनेक प्रकार की चीज़ों से जो है कि आप अधिगम करेंगे। तो यही चीज़ें हो जाता है। मतलब यहाँ लिखता है कि मानसिक क्रिया का नियम ये बताता है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तैयार होना पड़ता है, किस लिए तैयार होना पड़ता है, सीखने के लिए तैयार होना पड़ता है। दूसरी चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपके मुख्य नियम में 3 प्रकार के नियम हैं और गौण नियम में 5 प्रकार के नियम हैं। 5 प्रकार के नियम उन्होंने बताया, 5 प्रकार के नियम बताए। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये क्या कहता है? आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके करता है, एक बैग या अचानक या इकट्ठा नहीं करता। जैसे कि हमें पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस है, जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो हमारी किताबें हैं हमारे सीटेट संबंधित या जिस किताबों से हम पढ़ते हैं, तो क्या उन किताबों को हम एक ही दिन में पढ़ जाते हैं? नहीं, हम उसको क्या करते हैं, उस किताबों में सिलेबस के आधार पर हम थोड़े थोड़े पार्ट को या थोड़े थोड़े चैप्टर को, वो भी चैप्टरों में पैराग्राफ को बांट के पढ़ते हैं कि आज 1 घंटे में इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे, कल इतना पढ़ेंगे, उस दिन इतना पढ़ेंगे। फिर दूसरे तीसरे पढ़े गए पैराग्राफ को हम कितने दिन में फिर कैसे कवर करेंगे। मतलब कि अधिगम के दौरान जो क्रिया करता है व्यक्ति थोड़े थोड़े करके करता है, मतलब सीखता है तो थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, एक स्टेप बाय स्टेप सीखता है, ना कि इकट्ठे या पहले ही दिन एक दिन में सीख करके बस पूरा जो है कि पूरा जीवन रेस्ट करता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सीखता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अधिगम के दौरान हम लिख सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में अधिगम थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। अधिगम थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके यानी कि बांट के। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि 1 घंटा में मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटा CDP पढ़ेंगे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, 1 घंटा संस्कृत पढ़ेंगे, 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। जब फिर इसके बाद परीक्षा आ जाएगी तो सभी चीज़ों को किस तरह रिवीजन करना है, उन थोड़े थोड़े भागों को जो है कि हम समाहित करके पढ़ते हैं। तो वही थोड़ा थोड़ा करके या कम कम करके पढ़ते हैं या भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नियम है सादृश्यता का नियम। चौथा नियम है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम ये क्या कहता है? देखिए, इसके शब्दों से स्पष्ट है। सा मतलब उसके समान, दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, उसके समान दिखाई देने वाला या उसके समान प्रयोग होने वाला, ठीक उसी के समान। जैसे हमने कभी ताजमहल देखा और ताजमहल देखने के बाद कहीं कोई घर देखा तो कहेंगे कि अरे ये तो घर बिल्कुल ताजमहल की डिजाइन जैसा है, सेम वैसा। या आपने कभी ताजमहल देखा, आपको अपना घर बनवाना है तो आप कहेंगे मैं अपना घर ताजमहल की तरह बनवाऊंगा।
तो इसका मतलब ये होता है कि प्राणी जब भी कोई अधिगम करता है तो जब उसे नया ज्ञान प्राप्ति करनी होती है या नया ज्ञान सीखता है तो पुराने अनुभव से, पुराने ज्ञान से तालमेल बैठाता है कि जो नया ज्ञान जो हम सीख रहे हैं वो पुराने ज्ञान की तरह ही हम इसे क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। जैसे पहले अध्यापक बनने के लिए बीएड और बीटीसी करना केवल माना जाता था, इसके बाद क्या आ गया, टेट। टेट आ गया तो आपने क्या किया, नई चीज़ें आ गई। अब आपने क्या किया कि टेट को क्वालिफाइड, हम टेट कैसे क्वालिफाइड करेंगे कि जैसे हमने बीएड बीटीसी को क्वालिफाइड कर लिया, चलिए वैसे ही हम क्या कर देते हैं, टेट को क्वालिफाइड कर देंगे। मतलब कि नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने ज्ञान से क्या करते हैं, समायोजित करते हैं, हम लोग कंबाइन करते हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी ये भी हो सकता है कि यदि आप कोई टेट का एग्जाम या टेट का एग्जाम कैसे देना है, पुराने सीट को, पुराने पेपर को देखें तो कहेंगे बस पेपर ऐसे ही आता ना, इसी के आधार पर पेपर आएगा ना, चलिए हम इसी के आधार पर इसे क्या कर देते हैं, तैयारी कर लेते हैं। मतलब उसी के समान, ठीक उसी के समान। तो ये यही कह रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान के उपरांत, नवीन अनुभव के उपरांत, नवीन अनुभव प्राप्त होने पर, लिख सकते हैं कि नवीन अनुभव प्राप्त होने पर पुराने अनुभव से या तो पुराने अनुभव में, जो भी कह लीजिए, पुराने अनुभव से क्या करते हैं, सादृश्यता या समन्वित करते हैं, उसी के आधार पर सीखते हैं। जब हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है तो पुराने अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को जो है कि समाहित करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पर देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या है, पांचवें नंबर पर है सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुवचन क्रिया का नियम, मानसिक क्रिया का नियम जो है कि पांचवें नंबर पर है साहचर्य का नियम। पांचवें नंबर पर है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहता है, साहचर्य का मतलब होता है जोड़ना। ये भी जोड़ने की बात करता है, पुराने अनुभव नए अनुभव को ये भी जोड़ना। यहीं पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की क्रिया वही रहती है, बस परिस्थिति बदल जाती है। ये भी जोड़ता है, लेकिन क्रिया, पुरानी क्रिया, नवीन क्रिया, दोनों क्रिया को जोड़ता है। मतलब कि क्रिया एक ही रहती है, बस परिस्थिति बदल जाती है। सेम इसको हम जैसे कहते हैं कि जैसे हम मैथ्स लगा रहे हैं, गणित के सवाल को हल कर रहे हैं, फिर गणित के सवाल हल करने के बाद यदि हम फिजिक्स के सवाल हल कर रहे हैं तो सवाल के जो तरीके होते हैं, जो सवाल के जो तरीके होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के जो तरीके होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के जो तरीके होते हैं, वही फिजिक्स में भी होंगे, लेकिन बस वहाँ की परिस्थिति बदली हुई है कि हम वहाँ फिजिक्स में कर रहे हैं और यहाँ पर मैथ में कर रहे थे। मतलब कि परिस्थिति वही रहती है, बस क्रिया वही रहती है, परिस्थिति बदल जाती है। क्रिया वही रहती है, परिस्थिति बदल जाती है। हम फिजिक्स में भी मैथ उसी तरह लगाएंगे और गणित में भी हम मैथ उसी तरह लगाएंगे। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि क्रिया वही रहती है, बस क्या रहती है, परिस्थिति बदल जाती है। देखिए कहीं आप लोग देखे होंगे कि दोनों का अर्थ एक जैसा निकलता है तो दोनों का एक जैसा, लेकिन चीज़ें अलग हैं। क्रिया वही रहती है, परिस्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। परिस्थिति, क्रिया वही रहती है, परिस्थिति बदल जाती है। क्रिया वही रहती है, परिस्थिति बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी समझ लीजिए, इन दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा कि जैसे साहचर्य नियम को समझिएगा। जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका बिछड़ जाती है तो वह उसके तस्वीर से वैसे ही बात करता था जैसे वो पहले बात किया करता था। इसका मतलब कि क्रिया वही कर रहा है, बात करने वाली, बस परिस्थिति बदल गई है। पहले प्रेमिका से बतियाता था, अब उसकी तस्वीर से बतिया रहा है। परिस्थिति बदल गई लेकिन क्रिया क्या है, वही है। तो मतलब उसे ही कहते हैं साहचर्य का नियम। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बाद हम आगे इसकी शैक्षिक विशेषताएँ देख लेते हैं। इसके बाद जो है कि हम शैक्षिक विशेषताएँ देख लेते हैं। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। शैक्षिक विशेषताएं देख लेते हैं कि स्थानडाई की शैक्षिक विशेषताएं क्या हैं। मेन चीज़ें हैं इसके
थर्ड से नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको यूपी टेट सुपर टेट में बेहतर से कंटेंट के तरीकों को जो है कि बताएंगे, लेकिन हम लोग जो है कि सी टेट के आधार पर देख लेते हैं। फिर भी ये जो है कि आपकी सारी चीज़ें जो है कि अन्य शिक्षक भर्तियों में भी काम आएंगे यदि आप इसको जो है कि अच्छे से भलीभांति से समझ लेते हैं तो, क्योंकि यह समझने पर बल देता है, मनोविज्ञान रटने पर बल नहीं देता। यदि आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो चीज़ों को आसानी से कर देंगे, वरना रट करके आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। यह है मनोविज्ञान की भाषा। हम लोग देखें थॉर्नडाइक की जो है कि शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व यह है कि अभ्यास के द्वारा सीखने की बात करते हैं। अभ्यास के द्वारा सीखने हैं तो यह मंद बुद्धि, यानी कि यह सिद्धांत हम लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। अधिक उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। एक बात। दूसरी बात यह कि देख लेते हैं इसमें हम लोग कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। 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 किस पर बल देता है? यानी कि लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत अभ्यास पर अधिक बल देता है। अभ्यास पर अधिक बल देता है। जो चीज़ें अभ्यास पर अधिक बल देता है उसका अधिगम जो है कि स्वावलंबी होता है या लंबे समय तक होता है। जब अभ्यास पर बल देता है सीखने पर, इसका मतलब सभी बातों को करके सीखने का स्वयं मौका मिलता है। अभ्यास पर बल देता है। इसके बाद देख लेते हैं यह सिद्धांत, यानी कि इसे यांत्रिक तरीके से सिखाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यांत्रिक तरीके से सिखाया जाता है या इस सिद्धांत के आधार पर यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। है ना? यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में देख लेते हैं कि अनुभवों का लाभ उठाने में अनुभव अधिक होते हैं अभ्यास के द्वारा। अनुभवों का लाभ उठाने में अधिक अवसर प्राप्त होता है। जब जिसमें लाभ उठाने में अधिक अवसर प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह अधिगम जो है कि अस्थायी या लंबे समय तक होता है ना? अवसर प्राप्त होता है। एक बात, यह सिद्धांत किन किन विषयों पर अधिक बल देता है? यह सिद्धांत गणित विज्ञान तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पर जो है कि अभ्यास के द्वारा गणित विषय, विज्ञान विषय, कलात्मक विषय, कला पर भी जो कला बनाते हैं तो अधिक से अधिक हम अभ्यास करते हैं तभी तो कला अच्छी होती है। कलात्मक विषय, सामाजिक जैसे भूगोल भी हो गए, आदि विषयों में यह सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। यह सिद्धांत क्या है? उपयोगी है। तो यह रहे थॉर्नडाइक के सिद्धांत और इसका शैक्षिक महत्व। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पावलोव के सिद्धांत को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो केवल थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। वीडियो लंबा हो गया, 40-44 मिनट का, 45 मिनट का वीडियो आपका लंबा हो गया।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। बस सिद्धांत को जो है कि देखते हुए शैक्षिक आधार हम लोग को पढ़ना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लाइक बहुत कम आते हैं, क्योंकि वीडियो तो चलता ही है लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। पता नहीं आपको लाइक करने में क्या जाता है। लाइक कर दिया करें, थोड़ा आपके लाइक करने से हम लोग को भी एनर्जी मिलती है कि किस प्रकार के हम चीज़ों को आपको दें, कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए की जा रही है कि मतलब आप जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ से भी पढ़ें, आप जो है कि अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और इसका जो है कि अच्छा जो है कि फ़ायदा उठा सकें। ये सारी सीटेट के सारे क्लास आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये नवंबर के लास्ट जाते जाते जो है कि हम आपको सीडीपी और मैथ संबंधित और पर्यावरण संबंधित 3 चीज़ें जो है कि कंप्लीट कर देंगे। बाकी रह गया लैंग्वेज संबंधित चीज़ें, तो थोड़ा सा जो है कि वो आगे जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें हम पूरे अपने इस चैनल पर जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, नए संस्करण के आधार पर और पुराने संस्करण के आधार पर, सभी की प्रैक्टिस हम कराएंगे। इसी तरह बोर्ड पर एनालिसिस करके कराएंगे। बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। मैं हमेशा जो है कि आपके लास्ट टाइम तक जो है कि आपके पूरे एग्जाम टाइम तक जो है कि आपको जो है कि प्रैक्टिस करा के आपको छोड़ूंगा। पूरे जो है कि चैप्टर से वाइज पूरा जो है कि आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं वीडियो को कंप्लीट कर लूँ तो कराऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा लाइक करेंगे, हौसला बढ़ाइए, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकें। आप के ही आधार पर भी हम लोग जो है कि एनर्जी लेकर चलते हैं। जैसा आप लोग जो है कि जिस प्रकार से हम लोगों को पुनर्बलन देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी करते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ पाए होंगे आप लोग। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर या हमारे इस कमेंट बॉक्स में जो है कि आप हम समस्याओं को अपनी जिक्र भेज सकते हैं, और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सिद्धांत को लेकर चलेंगे। अधिगम के सारे सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।